क्या चुनाव आयोग अब अपने ही बनाए नियमों के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है? एक तरफ जहां 5 चुनाव अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होने की खबरें सामने आई हैं, वहीं दूसरी ओर ज्ञानेश कुमार के सरेंडर करने से सियासी हलकों में हलचल मच गई। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ज्ञानेश कुमार को जेल जाने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराकर खुद को कानूनी स्टंट से बाहर निकल पाएंगे या फिर मामला और गहराता जाएगा। हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मोदी काल के इतिहास में यह पहली बार माना जा रहा है जब चुनाव आयोग को इस तरह से सरेंडर की स्थिति में आना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ ज्ञानेश कुमार का सरेंडर ही चर्चा में नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने ही विभाग के 5 चुनाव अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और ये खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ है और इसी बीच ऐसे सबूत सामने आए जिसने ये आरोप लग रहा है कि 5 चुनाव अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से जोड़ दिए थे। एक तरफ आपको बता दें कि जब ये सबूत सामने आए तो दूसरी ओर चुनाव आयोग की बेचैनी भी साफ नजर आने लगी। हालात ऐसे बन गए कि आयोग को आनन फानन में कार्रवाई करनी पड़ी और नतीजन 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया। अगर पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की बात करें तो कई इलाकों से ये भी आरोप सामने आए हैं कि फर्जी वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के एक तरफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर ज्ञानेश कुमार के सरेंडर करने की खबरों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। और इस तमाम मुद्दे को लेकर कहा जा रहा है कि बंगाल को बिहार की तरह समझना ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति का मिजाज अलग है और यहाँ हर कदम पर कड़ी रणनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अगर बंगाल की सियासत की बात करें तो लंबे समय से यह चर्चा में रहा है कि अमित शाह का सपना पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना है। हर विधानसभा चुनाव के दौरान जब भी अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं, उन्होंने चुनावी सभाओं में सरकार बनाने और 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि अब तक ये दावे जमीनी हकीकत में बदलते नजर नहीं आए हैं और हर चुनाव के बाद हकीकत कुछ और ही सामने आई है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो अमित शाह ने उस वक्त 200 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महज 65 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसे हालत में इस बार भी अमित शाह पश्चिम बंगाल को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं और इस बार पूरे जोश में है। खबरें ये भी सामने आ रही है कि बंगाल में जीत हासिल करने के लिए अमित शाह ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी स्तर पर चूक नहीं करना चाहती है और इसी वजह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और रणनीतिकारों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है और हर पहलू पर बारीकी से काम हो रहा है, बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है कि इस बार चूक ना हो पाए। एक तरफ जहां भाजपा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे चुकी है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने ही 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, वो अपने आप में एक असाधारण कदम माना जा रहा है और अब तक दिल्ली से लेकर बिहार तक कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन चुनाव आयोग ने शायद ही कभी अपने अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई की हो। एक्शन तो दूर, कई मामलों में आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब तक नहीं दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात ऐसे बने कि चुनाव आयोग खुद ही घिरता नजर आ रहा है, पूरे मामले में फंसता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग कितनी मुश्किल स्थिति में फंस गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया, उन्हीं लोगों को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंच पर लाकर सार्वजनिक रूप से पेश कर दिया। अब इस घटनाक्रम के बाद से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल और भी गहरे हो गए हैं
और बंगाल की सियासत में यह मुद्दा बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। मतलब अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि जिंदा लोगों को सबूत के तौर पर मंच पर लाकर खड़ा किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के बीच खुले मंच से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसका भांडाफोड़ भी किया जा रहा है, वो भी खुलेआम मंच से। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो दिल्ली पहुंचकर जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, तब सीधे आंखों में आंखें डालकर साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार खेल ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से हो रहा है, तो इस बार किसी तरीके की तिकरम करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी और ज्ञानेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई है और दावा यह भी किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुंह पर उंगली उठाकर बात मत कीजिए। इन घटनाओं से यह साफ संकेत मिल रहा है कि चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है, यानी कि सीधे आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अमित शाह पश्चिम बंगाल को फतह करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सरेंडर करने की चर्चाओं ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर तहलका मचा हुआ है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद दिल्ली आने वाली है और इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया है कि अभी तो बस मैं आया हूं, जब ममता आएगी तब क्या होगा ये सबको देखना होगा। अब इन बयानों के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव और तेज होने वाला है और बंगाल की राजनीति की एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से हिलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक आसान नहीं रहा है। हर चुनाव में अमित शाह अपनी तथाकथित चाणक्य राजनीति के साथ मैदान में उतरते तो जरूर है, लेकिन नतीजे हर बार उनके दावों के उलट ही सामने आते हैं और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। जिस तरह का बिहार मॉडल बंगाल में लागू करने की कोशिश की जा रही है, वह अब पूरी तरह उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और ये कितना उल्टा पड़ रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग को पहली बार, जी हां, पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी है और अपने ही अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ी है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग सिर्फ गलती मानने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है और यह कदम अपने आप में अभूतपूर्व माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों के बीच अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। कुछ का यहां तक कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद को कानूनी और राजनीतिक संकट से बाहर निकालने के लिए अपने ही अधिकारियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अधिकारी फंसते हैं तो क्या ज्ञानेश कुमार भी इस मामले में बच पाएंगे, और अगर ज्ञानेश कुमार मुश्किलों में आते हैं तो क्या सरकार पर इसका असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो कैसे। साथ ही अमित शाह की जिस चाणक्य नीति को बंगाल में आजमाया जा रहा है वो किस तरह बुरी तरह नाकाम साबित हो सकती है, और इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर दिल्ली की सत्ता तक महसूस किया जा रहा है। फिलहाल अगर ताजा खबरों की बात करें, ताजा खबरों पर नजर डालें तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बड़ा दावा दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बंगाल में एसआईआर वाला खेला किया गया तो उनकी सरकार को हिलाकर रख दिया जाएगा। और इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ममता बनर्जी और अमित शाह अब सीधे आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ अमित शाह किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बंगाल की सियासत और ज्यादा गर्माती जा रही है। अब आगे बंगाल में क्या होगा और हालात किस दिशा में जाएंगे, इसका फैसला आने वाले वक्त में बिल्कुल तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने फिलहाल कदम पीछे खींचते हुए सरेंडर जैसी स्थिति दिखाई है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि बंगाल में इस वक्त भी ममता बनर्जी का दबदबा कायम है और एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के लिए भी उल्टी पड़ती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं
और ये भी जरूर बताएं कि क्या जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने ही 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है, तो क्या ये सब सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।